नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनका सिलेबस तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा ही चुकी हूँ, ठीक है, या भविष्य में होंगी उनका सिलेबस मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ चैनल पर, ठीक है। आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, या फिर इस पेपर से संबंधित प्लेलिस्ट के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है। वहाँ से आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है PYQs पे बात करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो PYQs पे बात करेंगे आज के वीडियो में। बाकी किन किन चीज़ों पे चर्चा होगी, तो सबसे पहला है कम समय में क्या क्या पढ़ें, ये तो आपको PYQs से मैं बता दूंगी। दूसरा, आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दूंगी, या फिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो आपको PYQs से अंदाज़ा लग जाएगा। और जो नए प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ऑल इन वन वीडियो है, बस धैर्य रखकर आप चीज़ों को अंत तक सुनिएगा ज़रूर। दूसरी बात आती है कहाँ से पढ़ें, तो ये कोई बताने की बात है। आपको कहाँ से पढ़ना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको आपके पेपर से संबंधित प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। कहीं पे भी भटकना नहीं है, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है नोट्स। तो नोट्स की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम पे बार बार मैसेज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रही हूँ। मेरे पास नोट्स अगर उपलब्ध होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका होता है तो नोट्स का बैकअप नहीं होता है मेरे पास, वो नहीं सेव हुए होते हैं या फिर गलती से डिलीट हो गए होते हैं, तो फिर वो मैं कहाँ से आपको उपलब्ध कराऊं। तो इस चीज़ को आप भी समझिए, जो होता है वो तो मैं आपको कहीं ना कहीं से भी खोज के उपलब्ध करा ही देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। अगर संभव हो पाए तो मैं नोट्स ज़रूर उपलब्ध करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। समझ लीजिए आप इस चीज़ को। तीसरी बात आती है अच्छा उत्तर कैसे लिखें, सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप में से सब लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो। लास्ट मोमेंट का वेट हालांकि करते हैं बहुत लोग, लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। तो उनकी ये समस्या आती है कि मैंने तो दीदी सब पढ़ रखा है, लेकिन मेरी CGPA इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही है, मार्क्स इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना। तो वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं, तो यहाँ पे रिपीट करने से अच्छा है कि आप ये वीडियो देख लें, तो आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा, है ना। अगली बात आती है टाइम मैनेजमेंट। किस संदर्भ में ये बात मैंने लिखी है? टाइम मैनेजमेंट मैंने इस संदर्भ में लिखा है कि किस प्रश्न को आपको कितना समय देना चाहिए। तो आपके प्रश्न पत्र में आपको 2 व्याख्याएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी सुन लीजिए ध्यान से, मैं बता रही हूँ किसको कितना समय आपको देना है। इसके बाद में 4 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में 2 टिप्पणियाँ आपको करनी होंगी, 2 टिप्पणी परक प्रश्नों के, जिसमें आपको चॉइस देखने को मिलेगी, आई थिंक 4 या 5 टिप्पणियों की, जिनमें से आपको 2 चूज़ करके करनी होगी। तो समझिए 4 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये मेजर पोर्शन है आपके प्रश्न पत्र का। तो हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको, मेरे अनुसार मैं बात कर रही हूँ, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है या फिर कम है तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। बाकी मेरे अनुसार आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 मिनट का समय देना चाहिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। कि आपके ये जो 4 प्रश्न हैं ये 2 घंटे में हो जाने चाहिए किसी भी हालत में। बाकी जो 1 घंटा बचेगा, 3 घंटे का समय है, जो 1 घंटा बचेगा उसमें आपको टिप्पणी परक प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और आपको व्याख्याएं करनी हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका आपका होना चाहिए। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो तरीका रहता था वो यही रहता था कि सबसे पहले मैं व्याख्याएं किया करती थी, ठीक है, आधे घंटे में 2 व्याख्याएं, या फिर कभी कभी 35 मिनट भी लग जाते थे। वो डिपेंड करता है कि शुरू में हम स्लो लिखते हैं, बाद में हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है, ठीक है। और फिर व्याख्याएं करने के बाद में मैं विस्तृत प्रश्नों के उत्तर लिखा करती थी। उसके बाद अंत में मैं हमेशा टिप्पणियां करा करती थी, कि उसके लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है। अब चलिए आ जाइए, आपके सिलेबस से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दे रही हूँ। तो आपके पेपर में 4 यूनिट संकलित हैं, ये तो आपको पता ही होगा कौन कौन सी। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है उपन्यास का स्वरूप और संरचना। सेकेंड टॉपिक है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। ये दोनों ही टॉपिक्स मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस में कराए हैं, तो उनको जाके आप चैनल पे देख लेना। ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, लेकिन जानकारी उनमें बहुत बेहतर ढंग से प्रोवाइड की गई है, यानी कि फैक्चुअल चीज़ें मैंने बताई हैं, जो आप याद करके जाएंगे तो आपका बड़ी ही बेहतरीन ढंग से काम चल जाएगा। वहाँ पर फालतू की चीज़ें नहीं बताई गई हैं, तो वो दोनों वीडियोज़ आप देख लेना, क्योंकि उपन्यास का उद्भव और विकास तो पूछा जाता है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी स्वरूप और संरचना काफ़ी इजी टॉपिक है,
लेकिन अगर समय नहीं बचता है तो आप इसको छोड़ देना। और अगर समय है, क्योंकि चीज़ें आपको सुननी हैं, अगर आप एक बार चीज़ों को सुन भी लेंगे ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। बाकी सेकेंड टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट पर आइए। सेकेंड यूनिट में कुछ प्रमुख उपन्यासकार लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। तो इनको भी मैंने पढ़ा रखा है। लाला श्रीनिवास दास हैं, प्रेमचंद जी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैनेन्द्र अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के प्रणेता, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी इनका लगा हुआ है, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत और चित्रा मुदगल। देखिए उपन्यासकार जो हैं सेकेंड यूनिट में जितने संकलित, इनमें से एक तो विस्तृत प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, किसी एक उपन्यासकार से संबंधित। दूसरा आपसे एक टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 2 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे सेकेंड यूनिट से, एक टिप्पणी परक प्रश्न और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं कहूँगी इसमें से हालांकि बहुत लगे हुए हैं, आप खुद पूछेंगे कि सब तो नहीं पढ़े जा सकते हैं, तो आप मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ लेना। और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप इनका कर्मभूमि उपन्यास पढ़ेंगे ही, जो कि थर्ड यूनिट में संकलित है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप पहले से ही इतना जानते होंगे कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद में जैनेन्द्र और अज्ञे का नाम आता है। दोनों ही रचनाकार जो हैं प्रेमचंदोत्तर युग के हैं, यानी कि मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव इनके उपन्यासों पर, इनकी रचनाओं पर दिखाई देता है। उसके बाद में फणीश्वरनाथ रेणु और श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल के बारे में भी आप पढ़ लेना, क्योंकि फोर्थ यूनिट में श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास लगा हुआ है, तो एक तीर से 2 निशाने आप साध लेंगे, ठीक है। प्रेमचंद जी और श्रीलाल शुक्ल को तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ यूनिट को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। उसके बाद में आप किसे पढ़ेंगे? फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ लेना आप। इसके बाद में आपको किसे पढ़ना चाहिए? इसके बाद में आप चित्रा मुदगल से संबंधित प्रश्न विगत वर्षों में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, तो इनको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर ही लीजिए। कुल 11 उपन्यासकार आपके सिलेबस में, मतलब सेकेंड यूनिट में संकलित है, तो आप इनमें से एटलीस्ट 6 तो पढ़ ही लेना। तो मैंने 4 यहाँ पे मार्क करा दिए हैं, बाकी 2 आप खुद से मार्क कर लेना जिन्हें पढ़ने में आपको आसानी लगे। इसमें से प्रश्न फंस जाएगा, आप बिंदास होके पढ़ लेना चीज़ों को, ठीक है। 6 आपको पढ़ने हैं 11 में से, 4 मैंने मार्क कराए हैं, बाकी आप खुद चूज़ कर लीजिए। लाला श्रीनिवास दास जी जो हैं शुरुआती दौर के उपन्यासकार हैं। परीक्षा गुरु इनका उपन्यास आप सभी ने सुना ही होगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो इनका भी योगदान हिंदी साहित्य जगत में विशेष हो जाता है। बाकी आइए थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में और फोर्थ यूनिट में एक उपन्यास संकलित है। कौन कौन सा? थर्ड यूनिट में मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, कर्मभूमि उपन्यास संकलित है। सुखदा और अमरकांत इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद में लास्ट यूनिट में श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी उपन्यास संकलित है, ठीक है, जो कि व्यंग्य विधा का उपन्यास है। अब समझिए कर्मभूमि उपन्यास जो है, इससे 2 प्रश्न तो आपको तैयार करने ही करने हैं। कौन से? सुखदा और अमरकांत का चरित्र चित्रण, या तो विस्तृत प्रश्न आपको देखने को मिलेगा किसी एक की चारित्रिक विशेषताएं पूछते हुए, ठीक है, या फिर टिप्पणी परक प्रश्न तो 100% देखने को मिलेगा ही। सुखदा या अमरकांत दोनों प्रमुख पात्र हैं इस उपन्यास के, दोनों का चरित्र चित्रण आपको तैयार करना ही करना होगा, दोनों की चारित्रिक विशेषताएं आपको तैयार करनी ही करनी होंगी, ठीक है। अगली बात आती है कर्मभूमि और राग दरबारी दोनों उपन्यासों पे ये चीज़ लागू होगी। दोनों ही उपन्यासों की तात्विक समीक्षा आपको तैयार करके जानी है। भले ही तात्विक समीक्षा का प्रश्न ना पूछा जाए डायरेक्टली, वैसे तो पूछा जाता ही है, संभावनाएं काफ़ी हाई हैं, लेकिन तात्विक समीक्षा आप जब तैयार करते हैं किसी भी उपन्यास की या फिर किसी भी टॉपिक की, तो किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए, तात्विक समीक्षा आपका साथ देगी ही देगी, क्योंकि वहाँ से ओवरऑल आप पूरे उपन्यास को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो तात्विक समीक्षा दोनों उपन्यासों की तैयार करनी है आपको, ठीक है। अब आइए प्रश्न पत्र पर बात कर लेते हैं। बाकी प्रश्नों का तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा, ठीक है, किस तरह के प्रश्न बनेंगे। बाकी प्रश्न पत्र देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर पहला प्रश्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो है, हिंदी उपन्यास के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। आइए, तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास यानी कि हिंदी उपन्यासों की जो विकास यात्रा आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको 3 वर्गीकरण देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी से पहले जो हिंदी उपन्यास लिखे गए, यानी कि सन 1900 से लेकर सन 1915 तक, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में रखा जाएगा, यानी कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, ठीक है।
1915 से लेकर 1936 तक का समय, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी आ जाते हैं, जयशंकर प्रसाद आ जाते हैं और विश्वम्बर नाथ शर्मा, कौशिक इत्यादि लोग आ जाते हैं। शिवपूजन साहे भी इसी समय काल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में अंतिम जो समय है वो है प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद जी के उत्तर काल में जो हिंदी उपन्यास लिखे गए, यानी कि सन 1936 के बाद में, जिसमें ईलाचंद्र जोशी का नाम प्रमुख है, अज्ञेय का नाम प्रमुख है और जैनेन्द्र का नाम प्रमुख है ना। तो ये सारे, और यशपाल का भी नाम इसी में आ जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों पे बात करनी है, हिंदी उपन्यास के उद्भव पर बात करते हुए, ठीक है। अथवा में दे रखा है हिंदी उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। देखिए फर्स्ट यूनिट से ही दोनों प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी को मैंने आपको मार्क कराया ही था, तो आपका काम तो वैसे भी चल गया, लेकिन मन्नू भंडारी भी हिंदी साहित्य जगत की महान लेखिका रही हैं, है ना। इनका महाभोज उपन्यास आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है पढ़ना चाहिए। आपका बंटी आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ आपको ये दोनों उपन्यास, तो ठीक है। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा, आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कर्मभूमि उपन्यास में चित्रित समस्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरी बात आती है अथवा में, कर्मभूमि उपन्यास स्वतंत्रता आंदोलन का दस्तावेज है, यानी कि स्वतंत्र भारत में क्या समस्याएं व्याप्त थीं और वो कर्मभूमि में किस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने चित्रित की हैं, उल्लिखित की हैं, उनको आपको वर्णित करना है। और अमरकांत का चरित्र चित्रण भी करना है। तो चारित्रिक विशेषताएं तो मैंने आपको बताया ही है कि अमरकांत और सुखदा की आपको तैयार करनी ही करनी है। और राग दरबारी से बात करूं तो राग दरबारी से जो वैद्य जी हैं मुख्य पात्र हैं, रुपन बाबू हैं मुख्य पात्र हैं, इन दोनों की चारित्रिक विशेषताएं ज़रूर तैयार कर लेना ध्यान से, ठीक है। आ जाइए, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास से। प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास में निहित व्यंग्यात्मक यथार्थ को स्पष्ट कीजिए। भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर कितना करारा व्यंग श्रीलाल शुक्ल जी ने इस उपन्यास के माध्यम से किया है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने उपन्यास को पढ़ा है तो। वैसे नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि ये उपन्यास यूजीसी नेट के भी सिलेबस में संकलित है। तो अगर आप अभी से चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे तो बाद में आपके ऊपर इतना वर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। अथवा में दे रखा है राग दरबारी उपन्यास के शीर्षक पर प्रकाश डालते हुए रुपन बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। पांचवें प्रश्न पर आइए। पांचवा प्रश्न जो है सप्रसंग व्याख्या से संबंधित है। 2 व्याख्याएं दी जाएंगी जिनमें से आपको किसी एक अंश की व्याख्या करनी होगी और ये 12 अंक का प्रश्न होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 अंश दे रखे हैं, का और खा, जिनमें से आपको एक चूज़ करके इसकी व्याख्या करनी होगी। और मुझे एक बात और आपको बतानी थी कि सप्रसंग व्याख्या करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, भले ही फिर वो गद्यांश की व्याख्या हो या फिर पद्यांश की, तो ये वाला वीडियो आप चैनल पे जाके देख लेना, काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी, आपको कई नई चीज़ें पता चलेंगी। और अगर पहले से ही देख रखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। बाकी आ जाइए अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न क्या है, टिप्पणी परक प्रश्न होगा, छठा प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिनमें से आपको कुल 2 टिप्पणियाँ करनी होंगी। तो पहला प्रश्न है उपन्यास के तत्व, पहली यूनिट से। दूसरा प्रश्न है 3rd यूनिट से, कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर सुखदा का चरित्र चित्रण। बोला है ना, सुखदा और अमरकांत का चरित्र चित्रण आपको तैयार करके जाना ही चाहिए। तीसरा है उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु, मार्क कराया है मैंने इन्हें। इसके बाद में 4th प्रश्न है लास्ट यूनिट से, राग दरबारी उपन्यास में चित्रित ग्रामीण जीवन, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि राग दरबारी उपन्यास की आंचलिकता, क्योंकि ये आंचलिक उपन्यास की श्रेणी का उपन्यास है, ठीक है। तो ये कुल 4 टिप्पणियां हैं, जिनमें से जो 2 सबसे बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं वो आपको चूज़ करनी है, ठीक है। आइए फिर दूसरे प्रश्न पत्र को भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसकी विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। दूसरा है हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। आइए फिर दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है लाला श्रीनिवास दास अथवा मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक योगदान बताइए। देखिए मैंने हालांकि लाला श्रीनिवास दास का भी नाम मार्क कराया था, लेकिन फिर भी अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी को ही पढ़ के गए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आइए फिर तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न है कर्मभूमि उपन्यास की तात्विक समीक्षा। देखिए मैंने ऑलरेडी बोला है कि तात्विक समीक्षा तो आपको तैयार करके जानी ही जानी है। अथवा में है कर्मभूमि उपन्यास स्वतंत्रता आंदोलन का दस्तावेज है, इस कथन के आलोक में वर्णित समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद में चौथा प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास से, कि राग दरबारी उपन्यास में चित्रित सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है राग दरबारी उपन्यास के शीर्षक के प्रतीकात्मकता को स्पष्ट कीजिए और वैद्य जी का चरित्र चित्रण कीजिए। बाकी आ जाइए 5वां प्रश्न जो है,
व्याख्या परक होगा, यानी कि अंश दिया जाएगा आपके दोनों उपन्यासों में से, यानी कि कर्मभूमि से भी एक अंश दिया जाएगा और राग दरबारी से भी। दोनों में से आपको किसी एक अंश की व्याख्या करनी होगी। 12 अंक का ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है, आ जाइए फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है? टिप्पणी परक प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 टिप्पणियाँ मिलेंगी, जिनमें से जो आपको 2 सबसे बेहतर ढंग से आती हैं वो आपको करनी होगी। 9 अंक का प्रश्न रहने वाला है। चलिए फिर, प्रेमचंद युगेन उपन्यास विकास यात्रा से प्रश्न है। दूसरा है धर्मवीर भारती का योगदान, देखिए मिसप्रिंट। इसके बाद में कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर सुखदा का चरित्र चित्रण ऑलरेडी मार्क कराया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चित्रा मुदगल। ठीक है, तो यहीं पे फिर चर्चा समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, और अगर मुझसे पढ़ के आपको मज़ा आता है और इस चैनल से आपकी मदद हो रही है तो वीडियो को लाइक किया करिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बाकी अपने साथियों के साथ में भी वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।